हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरेटिव फेडरलिज्म का फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ फेडरलिज्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरेटिव फेडरलिज्म कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इट मीन्स कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा कॉन्सेप्चुअल वे में कि कंपैरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट नाउ दिस वीडियो विद द इंट्रोडक्शन। कंपैरेटिव फेडरलिज्म को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म क्या होता है एक्चुअल में, राइट। तो फेडरलिज्म जो है एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, यहाँ पे पावर्स जो है उनको डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल यूनिट्स में। इट मीन्स कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, यहाँ पे पावर्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट में। जैसा कि बात करें, इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, लेकिन इंडिया का जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है फ्रॉम अदर फेडरल कंट्रीज़। क्योंकि देखो, दो तरह के सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। एक तो हो गया फेडरल सिस्टम, एक हो गया यूनिटरी सिस्टम। फेडरल वो होगा कि यहाँ पे जो पावर्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं सेंटर एंड स्टेट में, एंड यूनिटी हो गया मतलब यहाँ पे जो पावर्स जो है सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही होती है। ठीक है, लेकिन इंडिया जो है एक फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, इसलिए इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ क्वासी फेडरल। ठीक है, इंडिया क्वासी फेडरल कंट्री है। तो इस तरह के सिस्टम में क्या होता है कि दोनों ही जो सेंटर एंड स्टेट हैं वो एंजॉय करते हैं ऑटोनॉमी को अपने रिस्पेक्टिव स्फेयर्स के साथ। ठीक है, लेकिन आज की मॉडर्न इरा में अगर हम बात करें, यहाँ पे जो फेडरलिज्म है वो एक न्यू डायमेंशन को एक्वायर्ड कर चुका है, क्योंकि अभी बहुत एमरजेंस हो रहा है कंपैरेटिव फेडरलिज्म का एज ए फील्ड ऑफ स्टडी। तो कंपैरेटिव फेडरलिज्म जो एक फील्ड ऑफ स्टडी की तरह जो है एमरजेंस इसका हो चुका है। ठीक है, कंपैरेटिव फेडरलिज्म जो है वो सीख करता है अंडरस्टैंड करने के लिए डाइवर्स मॉडल्स ऑफ फेडरल गवर्नेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ जिन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है, या जिन कंट्रीज़ में सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे जो डाइवर्स मॉडल्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होंगे, तो उनको अंडरस्टैंड करना यही मेन मोटिव है कंपैरेटिव फेडरलिज्म का। ठीक है, यहाँ पे हम सिमिलरिटीज़ को देखते हैं, डिफरेंसेस को देखते हैं, अडेप्टेबिलिटी को इन एड्रेसिंग पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरह से जो है मॉडल्स जो है वो फंक्शन करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म के सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, और कैसे वो एड्रेस करते हैं पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस को। ठीक है, सो नाउ कॉमन मीनिंग। तो एक्चुअल मीनिंग की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव फेडरलिज्म क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी करना या एनालिसिस करना वेरियस फेडरल सिस्टम्स का। देखो, नाम से आपको पता चल रहा है कि कंपैरेटिव किस चीज़ का कंपैरिजन करना, तो वही है कि फेडरल सिस्टम का जो कंपैरिजन करना है या कंपेयर करना। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसको अगर हम कंपेयर करें यूएसए के साथ, तो इस तरह से। तो कंपैरेटिव फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है और एनालिसिस है बहुत सारी फेडरल सिस्टम्स का। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को, पावर डिस्ट्रीब्यूशंस को, है ना, वर्किंग मैकेनिज्म्स को एंड आउटकम्स को। कैसे अलग अलग कंट्रीज़ में इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया है इस सिस्टम के अंडर, कैसे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे वर्क करते हैं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म इन डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हाईलाइट करती है कि कैसे जो फेडरलिज्म है वो फंक्शन करता है डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स में कैसे करता है, कनाडा में, इंडिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। वही है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरह से जो है फंक्शन करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा गोल सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम एग्जामिन करें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर से, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर से हम कंपैरिजन करें, नहीं, बट आल्सो हम एक्चुअल प्रैक्टिस देखें और फेडरलिज्म की डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में, क्योंकि एक्चुअल वे में किस तरह से फंक्शन करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है फेडरलिज्म का एंड कंपैरेटिव फेडरलिज्म का वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं इसके अंदर। सो फर्स्टली आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिवीजन ऑफ पावर। तो फेडरलिज्म जो है सबसे पहले कैरेक्टराइज्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन होती है पावर्स की सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, जो कंपैरेटिव फेडरलिज्म है, वो इस चीज़ को एग्जामिन करता है कि पावर्स जो है वो
इस तरह से डिवाइड है, रिजिड वे में है जैसे कि यूएसए में है, या फ्लेक्सिबल वे में जैसे इंडिया में है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो है यहाँ पे रेजिडरी पावर्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं सेंटर के पास। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि रेजिडरी पावर्स क्या होती हैं। तो देखो, पावर्स को इंडिया में पावर्स को डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो है सेंटर लॉज बनाता है, लेजिस्लेट करता है, एंड ये सेकंड लिस्ट है दैट इज स्टेट लिस्ट, वहाँ पे जो है स्टेट्स लॉज बनाती हैं। थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ पे दोनों जो है लॉज बनाते हैं। तो इन तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है, अगर उन सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करना पड़ जाए, उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाने पड़ जाएं, तो वो उनको हम रेजिडरी पावर बोलते हैं, जो कि एग्जिस्ट करती हैं पार्लियामेंट के पास। ठीक है, लेकिन इस तरह का सिस्टम जो है वो यूएसए में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे यूएसए में जो पावर्स है वो रिजिड वे में डिवाइड है, लेकिन इंडिया में फ्लेक्सिबल वे में है, क्योंकि यहाँ पे रेजिडरी पावर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं सेंटर के पास, राइट। सो नाउ लेट्स कम ऑन सेकंड पॉइंट, दैट इज रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, बहुत सारे फेडरेशंस जो हैं, मोस्ट ऑफ द फेडरेशंस जो हैं वो ऑपरेट होते हैं अंडर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया जो है, यहाँ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन ही ऑब्वियसली, दैट इज रिजिड इन नेचर। मतलब वो जो बहुत सारी फेडरेशन जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ऑपरेट होती हैं, जो कि रिजिड होता है नेचर से, लेकिन एंश्योर करता है नाइदर द सेंटर नॉर द स्टेट्स कैन इजीली अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इट मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को एंश्योर करता है कि ना ही सेंटर ना ही स्टेट्स जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को अल्टर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ लिमिटेशंस के साथ फंक्शन करते हैं। सेंटर की बात करें, चाहे ऑल्दो सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, राइट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे सेंटर के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, तो हाउ द एक्सटेंट ऑफ रिजिडिटी वेरीज अक्रॉस सिस्टम। तो ये एक्सटेंट होता है ये रिजिडिटी का, वो सिस्टम के अक्रॉस जो है वेरी करता है, अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट वे में जो है वेरी करता है। देन है थर्ड पॉइंट, दैट इज सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, सभी फेडरेशंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है और एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी की तरह एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोई भी लॉज जो है, कोई भी एक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं कंट्री में, वो कॉन्स्टिट्यूशन को माइंड में रखते हुए ही किए जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी होता है, ठीक है, एक कंट्री का। सो कंपैरेटिव फेडरलिज्म जो है वो स्टडी करता है कि कैसे जो जुडिशियल रिव्यू है वो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जैसे कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर कोई भी लॉज बनाए जाते हैं, लेकिन वो अगर लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जो कोर्ट्स होते हैं उनको उसी टाइम पे जो है डल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे उन लॉज को रिव्यू किया जाता है, उसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जब उनको रिव्यू किया जाता है उसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, राइट। तो वही है कि किस तरह से जो जुडिशियल रिव्यू है वो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को डिफरेंट कंट्रीज में। इस चीज़ की स्टडी करना वो आता है कंपैरेटिव फेडरलिज्म के अंडर। एग्जांपल के तौर पे यूएसए सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इंडियन सुप्रीम कोर्ट। देन है दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। वही है कि मतलब लॉज को चेक करने में कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है, एंड रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स को बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, देखो ऑल द सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, लेकिन फिर भी अगर सेंटर एंड स्टेट में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो उसको सॉल्व करने का काम किसके पास होता है? जुडिशरी के पास, राइट। इसलिए यहाँ पे क्योंकि जुडिशरी जो है, इंडिया की बात करें यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो कंपैरेटिव फेडरलिज्म है वो एनालाइज करते हैं कि कैसे जो कोर्ट्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं फेडरल बैलेंस को अक्रॉस कंट्रीज। मतलब कि कंपैरेटिव फेडरलिज्म में हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो है वो, डिफरेंट कंट्रीज में कोर्ट्स जो है वो फेडरल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। देन है बाइकैमरल लेजिस्लेटर। तो
सबसे पहले बाइकैमरलिज्म का क्या मतलब होता है? यहाँ पे दो हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं। जैसा इंडिया जो है, ये इंडिया में बाइकैमरलिज्म है। यहाँ पे दो हाउसेज हैं, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो देखो यहाँ पे मोस्ट फेडरेशंस जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेटर होता है वहाँ पे। यहाँ पे जो अपर हाउस होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स को। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए सीनेट है, इंडियन राज्यसभा है ना, जर्मन बंसरत है जो, ठीक है। सो इसमें जो कंपैरेटिव फेडरलिज्म है वो इस चीज़ को इवेल्युएट करता है कि कैसे हाउ इफेक्टली दीज चैम्बर्स सेफगार्ड रीजनल इंटरेस्ट, कि कैसे अलग अलग कंट्रीज़ में ये इंस्टीट्यूशन है, चैम्बर्स जो हैं वो सेफगार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं रीजनल इंटरेस्ट को, ठीक है, ताकि हम जो है बेस्ट से बेस्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर सकें। देन है सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ फाइनेंशियल रिलेशंस। तो एक क्रूशियल एस्पेक्ट जो है फेडरलिज्म का वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। और कंपैरेटिव फेडरलिज्म जो है वो इन मॉडल्स को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि रेवेन्यू शेयरिंग इन द यूएसए, फिस्कल ट्रांसफ़र जो है इंडिया में, और इक्वलाइजेशन पेमेंट जो है कनाडा में। तो इस तरह सिस्टम्स की फाइनेंशियल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, है ना, इसकी स्टडी करना कंपैरेटिव वे में या फेडरलिज्म के अंडर आता है, ठीक है, कंपैरेटिव फेडरलिज्म के अंडर। देन है सेवंथ पॉइंट, दैट इज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। तो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे एक स्टेट में, कंट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो स्टेट्स होती हैं, जो रीजनल यूनिट्स होते हैं, उनको कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं यहाँ पे जो है उनको स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। ऑल्दो प्रैक्टिस में कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसी प्रोविजंस नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी सेंटर की तरफ से उनको जो है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाते हैं। जैसे इंडिया में जो है ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड की जाती हैं। सो इन प्रैक्टिस नॉट ऑल स्टेट्स एंजॉय इक्वल पावर्स, क्योंकि सभी स्टेट्स जो हैं वो इक्वल पावर्स को एंजॉय नहीं करते हैं। कुछ ऐसी फेडरेशंस होती हैं जो एसिमेट्री को अलाउ करती हैं एड्रेस करने के लिए एथनिक, कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटीज़ को। मतलब कि कुछ ऐसे स्टेट्स जो कि जहाँ पे मतलब जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि सेंटर जो है वो अलाउ करता है एसिमेट्री को उन स्टेट्स को, ताकि वो डेवलप हो सकें, ठीक है। और भी रीजंस हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे स्पेशल प्रोविजंस हैं क्यूबेक इन कनाडा में। जम्मू कश्मीर की बात करें, जो बेस्ट एग्जांपल अर्लियर था, तो 2019 के पहले जो जम्मू कश्मीर भी के पास भी एक स्पेशल स्टेटस था, स्पेशल प्रोविज़न था, ठीक है। बट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर जो था, इसने जो है अभी इसका स्पेशल स्टेटस नहीं रहा है। सो नाउ लेट्स कम ऑन 8th पॉइंट, दैट इज कोऑपरेटिव वर्सेस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो कंपैरेटिव फेडरलिज्म जो है वो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन कंपैरेटिव फेडरलिज्म से, ठीक है। सॉरी, जो कंपैरेटिव फेडरलिज्म है वो डिफरेंट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से, जहाँ पे जो सेंटर है एंड स्टेट्स हैं वर्क टुगेदर करती हैं एज इन जर्मनी। एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है, यहाँ पे यूनिट्स जो है वो कम्पीट करती हैं रिसोर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मतलब कि जो कंपैरेटिव फेडरलिज्म है वो ये है कि यहाँ पे जो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, वहाँ पे जो सेंटर एंड स्टेट्स हैं वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं, जैसे जर्मनी सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है। और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म वो होता है यहाँ पे जो यूनिट्स होते हैं वो कम्पीट करती हैं रिसोर्सेज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि यूएसए में है, अदर कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करें, इंडिया में भी है, ठीक है। देन है डायनेमिक ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म जो है वो स्टेटिक नहीं है, बट इवॉल्व्स विद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। मतलब कि फेडरलिज्म को एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो स्टेटिक रहता है, बिल्कुल एक ही जगह पे रहता है, बट आल्सो ये इवॉल्व होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस इसमें आती रहती हैं, ठीक है। कंपैरेटिव जो स्टडीज़ होती हैं वो रिवील करती हैं कि जो यूएस फेडरलिज्म है वो फोकस करता है डुअलिज्म के ऊपर, ठीक है। और इंडिया जो है वो कॉसी फेडरलिज्म को मॉडल को फॉलो करता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे
इंडिया जो है फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। ठीक, दैट्स वाई स्पेशल टर्म यूज होती है इंडिया के लिए, दैट इज क्वासी फेडरल। एंड जर्मनी जो है वो प्रैक्टिस करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, यहाँ पे सेंट्रल स्टेट जो है वो वर्क टुगेदर करें। सो नाउ अब सिग्निफिकेंस क्या है कंपैरेटिव फेडरलिज्म की, क्या इस स्टडी की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। तो कंपैरेटिव फेडरलिज्म की अगर हम एक एज सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो स्टडी करते हैं इसकी, तो ये हेल्प करता है हमारी अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे जो डिफरेंट फेडरेशंस हैं वो बैलेंस करते हैं यूनिटी को विद डाइवर्सिटी के साथ। ठीक है, देन सेकंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज ये प्रोवाइड करता है इंसाइट्स को इनटू द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक जुडिशरी, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव। कैसे मतलब ऐसे इंसाइट्स को प्रोवाइड करता है। जब हम स्टडी करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के फेडरल सिस्टम को, तो हम इस चीज़ को एनालाइज कर पाते हैं कि क्या सिस्टम बेस्ट है, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट ही वही है कि कुछ लेसन्स को ऑफर करता है रिफॉर्म इन एग्जिस्टिंग फेडरल सिस्टम बाय अडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिस। मतलब कि यहाँ पे यह है कि ये ऐसे लेसन्स को ऑफर करता है, जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ के कंपैरेटिव फेडरलिज्म में जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के फेडरल सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो हम हर एक कंट्री के सिस्टम को देखते हैं, जो हमें बेस्ट लगे हम उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने सिस्टम में जो है रिफॉर्म लाते हैं, ताकि बेस्ट से बेस्ट सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाए प्रैक्टिस में। देन है दैट इज़ ये अनेबल करता है पॉलिसी मेकर्स को टू हैंडल चैलेंजेस लाइक सक्सेशनिज्म हो गया, रीजनल इनइक्वालिटी होगी, ग्लोबलाइजेशन थ्रू कंपैरेटिव लर्निंग। सो दैट्स वाई जो कंपैरेटिव फेडरलिज्म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम ऑन कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि जो कंपैरेटिव फेडरलिज्म है वो एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्टडी करने के लिए, ये कैसे जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, वाइल जो कोर आइडिया है इसका, वाइल द कोर आइडिया ऑफ डिवाइडिंग पावर्स रिमेन्स सेंट्रल। ठीक है, मतलब जो इसका मेन जो आइडिया है पावर्स को डिवाइड करने का वो सेंट्रल रहता है। जो एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, जो एक्चुअल प्रैक्टिस है फेडरलिज्म की, वो वैरी करती है ग्रेटली, रिफ्लेक्ट करते हुए हर एक कंट्री की हिस्ट्री को, सोसाइटी को एंड नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम एनालाइज करके, एग्जामिन करके डिफरेंट मॉडल्स को अक्रॉस नेशंस, जो कंपैरेटिव फेडरलिज्म है वो डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, एक स्टेट की स्ट्रेंथ के ऊपर, है ना, और लिमिटेशंस के ऊपर ऑफ द फेडरल सिस्टम। एंड ये चीज़ आल्सो हेल्प करती है इवॉल्व करने के लिए कि more balanced and flexible structures for governance in a diverse and interconnected world। ठीक है, सो ये जो है फेडरलिज्म का आज का हमारा वीडियो था, फर्स्ट जो वीडियो था इसके ऊपर, दैट इज कंपैरेटिव फेडरलिज्म कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो इस वीडियो में आपको फुल एफर्ट्स पुट किए हैं ताकि आपको अच्छे से जो है समझ आए विद इजी नोट्स के साथ। तो अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक पे आपको इमीडिएटली किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट जो है उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।